योर कंपनीज रेवेन्यू हैज ड्रॉप फॉर 2 consecutive quarters, what do you do first? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके आंसर्स मतलब आप इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने ऐसे ही बोल दिया ए, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? आप इस ट्री को देख के जा सकते हो अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो व्हाट इज योर डायग्नोसिस, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल में क्या होता है, आप एक बार ये टेबल देखो, इसमें अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप खुद ही समझने की कोशिश करो कि ये आपका कंडीशंस हैं और नीचे आपके एक्शंस हैं, ठीक है। सपोज यहाँ से आप देखो ये यस है और नो है, और डैश का मतलब चाहे डोंट केयर, चाहे यस हो या नो हो आंसर सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक सेकेंड, मैं मोबाइल से भी लॉग इन कर रही थी ताकि आप देखो। हाँ जी, पहले किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो। मैम मैं ये कह रही थी, ये जो आपने दिखाया था डायग्राम, ये पेपर में बनाना पड़ेगा ऐसे? नहीं बना बना हुआ हुआ होगा, होगा आपको इसको तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैम ये टेबल भी बना हुआ ही आएगा? हाँ हाँ जी, जी। ठीक ठीक है। है। एनी एनी अदर अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन? मैम आई थिंक आपका ना लैपटॉप डीएनडी पे लगा हुआ है, इसलिए आपके लैपटॉप पे हमारी आवाज नहीं आ रही। मुझे वो मैंने कोशिश किया, मैं नहीं चेंज कर पाई। मैम टीम्स ऐप आप ओपन कर रहे हो ना, तो देखो ऊपर लिखा आ रहा है रिकॉर्डिंग के ऊपर। कहाँ पर? मैम यहाँ से आप चेंज सेटिंग कर लो। कहाँ से? मैम देखो कहाँ जहाँ से? चैट लिखा है उसके ऊपर लिखा आ रहा है योर स्टेटस इज सेट टू डू नॉट डिस्टर्ब। अच्छा, चेंज कैसे करूँ यहाँ पे? कहाँ से, आपको कुछ आइडिया है? मैम आई थिंक कॉल्स पे जाके होगा ये। कहाँ पे? चलो कोई नहीं, मैं फोन से बीच में लॉग इन कर दूंगी, नहीं तो और क्या है। यहाँ तक तो सब ठीक ही आ रहा है, पता नहीं। ठीक है चलो, अच्छा अब आपके पास ये डिसीजन टेबल है, देखो यहाँ पर आपकी सारी ऊपर आपकी कंडीशंस हैं, नीचे एक्शंस हैं। तो अगर स्टूडेंट फाउंड है, देखो पहले ये वाली कॉलम देखो, स्टूडेंट अगर आपको मिल रहा है अपने डेटाबेस में, वो ग्रेजुएशन भी कर रहा है, उसकी हो रही है, आइटम्स भी हैं स्टॉक में, तो आप यहाँ पे क्रॉस डाल दो, मतलब उसका ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो रही हैं, फर्स्ट कॉलम समझ में आ गया। अब सेकंड कॉलम देखते हैं, स्टूडेंट फाइंड
डैश का मतलब डोंट केयर, चाहे है चाहे नहीं है, क्योंकि अगर वो ग्रेजुएट कर ही नहीं रहा, ग्रेजुएशन उसकी है ही नहीं, तो वो ऑर्डर क्यों कर रहा है वो, तो हम उसका ऑर्डर को रिजेक्ट करेंगे। समझ गए? मतलब अगर 12वीं का बच्चा है, उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, तभी वो ऑर्डर कर सकता है। अगर वो 10वीं 11वीं का बच्चा है, तो उसका ऑर्डर को रिजेक्ट कर दो, अगर वो ग्रेजुएट कर ही नहीं रहा। डैश का मतलब डोंट केयर, चाहे हाँ है, अपना स्टूडेंट है या नहीं है, आइटम स्टॉक में है या नहीं है, पर वो ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है इस वक्त, तो उसको ऑर्डर को रिजेक्ट करो। ठीक है। थर्ड कॉलम देखते हैं कि अगर वो अपना स्टूडेंट है ही नहीं, तो चाहे वो उसकी ग्रेजुएशन हो रही है या नहीं हो रही है, आइटम स्टॉक में है कि नहीं है, उसका ऑर्डर को रिजेक्ट कर दो, क्योंकि हम सिर्फ अपने स्टूडेंट को देते हैं। फोर्थ कॉलम देखते हैं, अगर आइटम स्टॉक में है ही नहीं, तो चाहे वो अपना बच्चा है या नहीं है, ग्रेजुएशन उसकी हो रही है या नहीं हो रही है, हम रिजेक्ट करेंगे ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब ये दूसरा वाला देखते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपका बैलेंस है 10,000 रुपए से ज्यादा है आपका बैंक बैलेंस, तो चाहे आपने अकाउंट एक्टिविटी ड्यूरिंग लास्ट महीने आपने अकाउंट में कुछ एक्टिविटी करी या नहीं करी, आपको मंथली स्टेटमेंट मिल जाएगी। ये सेकंड कॉलम क्या कह रहा है, अगर आपका बैलेंस बैंक बैलेंस 10,000 से ज्यादा नहीं है, 10,000 से कम है, और आपने लास्ट मंथ कोई एक्टिविटी नहीं करी है, तब भी आपको बैंक बैलेंस मिल जाएगा, वो मंथली स्टेटमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस 10,000 से ऊपर नहीं है और आपने कोई अकाउंट में एक्टिविटी भी नहीं करी है, तो आपको कोई मंथली स्टेटमेंट विद वार्निंग मिलेगी। मतलब आपको यहाँ पे आपको सिर्फ मंथली स्टेटमेंट मिल रही थी, यहाँ पे मंथली स्टेटमेंट विद वार्निंग मिल रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसको पढ़ना आ गया डिसीजन टेबल को। चैट जीपीटी पे भी आप इस तरीके से जाके मेक अ सिंपल टेबल दे दिया, डिसीजन टेबल नहीं दिया। देखो अब ये बना रहा है, अब हम देखते हैं। एमसीक्यूज पूछ रहा है ये। हाँ, देखो ये ध्यान से देखो, ये यहीं से ऐसे प्रैक्टिस कर लो। ये आपका बिजनेस सिनेरियो बता रहा है लोन अप्रूवल का। ठीक है, देखो अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है, मंथली इनकम $5,000 से ऊपर है, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेप्थ आपके 10,000 से नीचे है, तो आपका अप्रूव कर देगा लोन। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये डिफरेंट चीजें हैं, ये आपको एक्शंस दे रखे हैं, आपको इसे खुद समझना है। और ये आपके एमसीक्यूज हैं, आप खुद देखो। अंडर व्हाट रूल इज अ लोन फुल्ली अप्रूव्ड? रूल आपका लोन कब अप्रूव हो रहा है फुली? ये हो रहा है अप्रूव, अप्रूव लोन कब कब हो रहा है? आपको ये सारे बिजनेस रूल्स बताने हैं। जब क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है, मंथली इनकम 5,000 से ऊपर है, और आपका एग्जिस्टिंग डेट कम है 10,000 से।
फिर विच कंडीशन फेल्स इन रूल 4, रूल 4 में कौन सी कंडीशन फेल हो रही है, रिजेक्ट हो रहा है लोन रूल 4 के हिसाब से, अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो, ठीक है, ये चारों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही तब रूल 4 अप्लाई हो रहा है। इफ समवन हैज क्रेडिट स्कोर 720, इनकम है 4000 और ये है 8000, तो लोन अप्रूव होगा कि डिसअप्रूव होगा? 720 है, 8000 और ये 8000 ये और ये पता नहीं कितना था, तो अप्रूव होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो रूल 2 एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 4000 से कम है, बाकी ये 8000 है ना, तो रूल 2 विल बी अप्लाइड, अप्रूव्ड विद हाई इंटरेस्ट। ये देखो 720 4000, क्योंकि ये 9 हो गया ना, और ये 8000, तो ये रूल 2 अप्रूव विद हाई इंटरेस्ट। इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो बस इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी ये तो कंप्यूटर्स वालों के लिए होता है, फिर भी आप एक बार देख लो, हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में लिखते हैं इफ एंड एल्स यूज करके, जैसे कि यहाँ पे देखो आप लिखा है गेट स्टूडेंट आईडी, यूजर से उसका स्टूडेंट आईडी पूछो, इफ स्टूडेंट आईडी नॉट फाउंड इन रिकॉर्ड रिटर्न स्टूडेंट नॉट फाउंड। अगर स्टूडेंट फाउंड है तो मतलब ये प्रोग्राम का लॉजिक लिख रहे हो बेसिकली, तो बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड सो वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट दिस। ये आपका सूडो कोड है, सूडो कोड प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लिखा जाता है, अगेन बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट आप एक बार पढ़ लो, लेकिन आप वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट और इंटरप्रेटेड। इनिशियलाइज फ्लैग इज इक्वल टू 0, आप यूजर को बोलते हो इनपुट करो अपना स्टूडेंट आईडी, अगर स्टूडेंट आईडी रिकॉर्ड में नहीं है तो आउटपुट स्टूडेंट नॉट फाउंड। इफ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2023 देन मंथ ऑफ ग्रेजुएशन इज लेस देन 7, सेट फ्लैग इज इक्वल टू 0, अदरवाइज सेट फ्लैग 1, सेट फ्लैग 1 है इसका मतलब आउटपुट स्टूडेंट स्टेटस वैलिड। तो ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं इसमें। स्क्रीन क्या फिर से विजिबल नहीं है? वो तो रही है। ठीक है, तो इस टेबल अभी तक आपको 7 चैप्टर में डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल पे कंसंट्रेट करना है। फिर ये कंपैरिजन है, ये एक बार बस देख लेना, चाहे डिसीजन ट्री बेटर होता है या डिसीजन टेबल या फिर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, ये आप एक बार देख लेना। यू डोंट हैव टू डू इट बिकॉज आप तो वैसे भी प्रोग्रामिंग तो करोगे नहीं, तो आपके पास तो यही दो ऑप्शन है। वैसे डिसीजन ट्रीज आर बेटर देन डिसीजन टेबल्स, ठीक है। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है उस केस में डिसीजन टेबल बेटर होता है। सिंपल प्रॉब्लम है तो डिसीजन ट्री बेटर है, डिसीजंस लेनी है तो डिसीजन ट्री से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। कॉम्पैक्ट टेबल होता है, इजी टू मैनिपुलेट टेबल होता है। एक बार बस ये देखना, हमें थ्योरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसकी एप्लीकेशन, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड आंसर क्वेश्चंस यूजिंग अ डिसीजन ट्री एंड डिसीजन टेबल। सिस्टम डिजाइन में आपका ये लाइफ साइकिल आ जाता है, याद है हमने आईटीएम में पढ़ा था, सबसे पहले आप प्लान करते हो, फिर पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर एनालिसिस करते हो, डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस आपने कर रखी है। किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर दो, अदरवाइज वील स्किप दिस। ठीक है, किसी को है तो नहीं ना प्रॉब्लम? हमने, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था हमने, लाइफ साइकिल मॉडल, कि हमने बताया था कि अब हमें स्टेप्स तो वही फॉलो करने हैं, लेकिन किस तरीके से। सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपको 10th का बोर्ड है या 12th का बोर्ड है, आपका कोर्स तो वही है, लेकिन आप स्कूल में जाते हो तो टीचर क्या करती है, पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर। ट्यूशन में जाते हो तो ट्यूशन वाले क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर होता है पहले वो पढ़ाते हैं। ठीक है, आप अपने बड़े भाई बहन से पढ़ते हो तो वो क्या कहते हैं, जो सबसे सिंपल है पहले वो पढ़ाते हैं। तो कोर्स तो वही है, करना तो वही है, लेकिन किस तरीके से करा रहे हैं वो डिफर करता है। उसी तरह आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के ये स्टेप्स होते हैं, अब आप उसको किस तरीके से कर रहे हो वो फर्क होता है। एवरी मॉडल फॉलोज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना तो हम प्लानिंग करते हैं, कुछ भी आपको बनाना शुरू करना सबसे आप पहले प्लान करो। हम प्रॉब्लम को उसके बाद एनालाइज करते हैं कि कहाँ क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, फिर हम उसके हिसाब से हम डिजाइन बनाते हैं। जैसे प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप मतलब कि आपने, जैसे आपने घर बनाना है तो आप एकदम से घर बनाना नहीं शुरू करते, हम पहले उसका मॉडल बनवाते हैं कि घर अंदर से कैसा दिखेगा, बाहर से कैसा दिखेगा, आर्किटेक्ट से बनवाते हैं।
राइट। फिर उसके बाद आप एक्चुअली डेवलपमेंट उसका स्टार्ट करते हो। फिर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे घर आके बनाए तो हम चेक करते हैं, हाँ दीवारें मजबूत लग रही है ना, फर्श ठीक है ना, तो उसी वक्त चेंजेस करवाते हैं। अगर उसी तरह हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं तो हमने पहले उसका प्रोटोटाइप बना लिया, फिर अब हम उसका प्रोटोटाइप में हम जैसे सपोज स्क्रीन्स दिखा दिए कि ये पहले ये स्क्रीन आएगी, फिर दूसरी स्क्रीन, डमी मॉडल बना दिया हमने सॉफ्टवेयर का बेसिकली। फिर हम उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम यूजर से टेस्टिंग करवाते हैं। तो जब यूजर ओके करता है तब जाके हम उसके क्लाइंट साइट पे हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं, मतलब ताकि वो यूज कर सके। ठीक है, जैसे कि हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनवाया, तो हमने अब उसको बोला कि हमारी लाइब्रेरी में आके इंस्टॉल कर दो, फिर हम उसको यूज करते हैं। फिर मेंटेनेंस इज एन ऑनगोइंग टास्क कि हो सकता है कि हमारी नई रिक्वायरमेंट्स आ जाएं, तो उसके हिसाब से वो अपडेट कराना होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब हमारा ये सारे फेजेस हैं। टेस्टिंग में भी देखो हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और फिर लास्ट में सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये जो 4 वर्ड्स हैं ये एक बार देख लेना। यूनिट टेस्टिंग मतलब देखो, आप इतना बड़ा सॉफ्टवेयर कभी भी एक साथ नहीं बनाते हो। हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, एक टीम को दे दिया कि तू भाई ये पार्ट 1 बना, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, तू फर्स्ट मॉड्यूल बना ले, तू सेकंड मॉड्यूल बना ले, तू थर्ड मॉड्यूल बना ले, इस तरीके से। फिर और हम क्या करते हैं, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, जैसे जैसे मॉड्यूल्स रेडी होते हैं हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर सपोज मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को हमने यूनिट टेस्टिंग कर ली, उनकी इंडिविजुअल टेस्टिंग कर ली, फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं साथ में। ठीक है, हो सकता है कि कई बार अलग अलग इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हम इंटीग्रेट करते हैं तब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि जब दो चीज़ों को एक साथ बैठाते हैं, साथ में कंबाइन करते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। फिर हम जब सारे मॉड्यूल्स को जोड़ते हैं तो हम फाइनल सिस्टम टेस्टिंग करते हैं कि पूरा सिस्टम एज अ होल ठीक से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, फिर लास्ट में हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, फिर हम यूजर को दिखाते हैं कि भाई अब हमने अपनी तरफ से चेकिंग कर लिया, पूरा सिस्टम ठीक चल रहा है, अब तुम चेक कर लो, कोई भी चेंजेस है तो बता दो। सो दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल क्या होता है, पानी की जैसे पानी टपकता है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, देयर इज नो फीडबैक। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हो, उसके बाद डिजाइन बना रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। तो एक स्टेप के बाद आप नीचे आ गए तो आप वापस ऊपर नहीं जा सकते, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप करते जा रहे हो। स्पाइरल मॉडल अभी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद, बस जस्ट टू रिवाइज, स्पाइरल होता है जो हाईली रिस्की मॉडल्स होते हैं। ठीक है, जहां पर जैसे सपोज अगर आपको आपको सी प्लस प्लस आती थी, अब मैंने बोला नहीं भैया आपको पाइथन में बनाना है, तो इट्स अ रिस्की वर्क, आपको उसमें सॉफ्टवेयर बनाना है जो आपको खुद ही नहीं आता। तो या आपको हाईली क्रिटिकल मिशन के लिए बनाना है, सपोज आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें आप फेल नहीं हो सकते हो, चाहे पैसा ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है, तो उस केस में आप स्पाइरल मॉडल यूज करते हो। आप एक आइडिया के साथ नहीं चलते हो, आप देखो यहाँ पे इसके हिसाब से आपने 2 प्रोटोटाइप्स इकट्ठे बनाए हैं। रिस्क एनालिसिस इसमें आप बहुत करते हो, रिस्क पे काफी फोकस करते हो। रिस्क क्या होता है कि कोई अनवांटेड चीज ट्रू ना हो जाए, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जो है वो हम एफडी में भी डालते हैं, म्यूचुअल फंड में भी डालते हैं, स्टॉक में भी डालते हैं, प्रॉपर्टी में भी डालते हैं, गोल्ड में भी डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे सेव करते हैं। क्यों करते हैं, अगर प्रॉपर्टी में डाउनफॉल चल रही है तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड हो हमारे पास, म्यूचुअल फंड भी अगर मार्केट क्रैश हो रही है तो हम लोग गोल्ड यूज कर लें, गोल्ड बेच के पैसा मिल जाए। तो हम डिफरेंट पोर्टफोलियो का वो बनाते हैं, अपना रखते हैं। उसी तरह हम डिफरेंट प्रोटोटाइप्स लेके दो दो प्रोटोटाइप्स पे इकट्ठे काम कर रहे हैं, दोनों के रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। जो भी हमारा कहीं पर भी फेल हुआ तो हम एटलीस्ट, ताकि हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, ऑब्वियसली 2 चीजों को एक साथ आप डेवलप करो तो पैसा तो ज्यादा लग रहा है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसका क्या है कि आपको टाइम से चाहिए, तो बाई चांस अगर एक में प्रॉब्लम आ गई तो हम दूसरा उठा लेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा, आप इन्हीं के बीच में हर काम करते हैं। आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करी, आप उसका चेक करो कि कोई गलती तो नहीं है, मतलब आप बहुत ज्यादा चेकिंग कर रहे हो इसमें। रिस्क एनालिसिस करो कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, उसको चेक करा लिया। फिर आपने डिजाइन किया, उसको चेक करा लिया। फिर आपने कोड किया, उसको अच्छे से चेक कर रहे हो। ठीक है, फिर फाइनली आप रिलीज करते हो। रैड होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जब आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, रैड में हम लोग ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं उसको यूज कर लेते हैं। सपोज देखो, अगर आपको कल एकदम से आपको कहीं जाना है पार्टी में, आपको ड्रेस चाहिए, कल ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस वक्त आप अपनी ड्रेस सिलवा तो नहीं सकते, बनवा नहीं सकते, हम क्या करते हैं, किसी से बोरो कर लेते हैं।
जिसका हमारा साइज ठीक है, या फिर हम रेंट पर ले लेते हैं। अब शाम हो रही है और आपको सुबह ही चाहिए, तो आप क्या करोगे? या तो मार्केट भागोगे अपनी खरीदोगे, या फिर आप फास्ट डेवलपमेंट चाहिए तो आप रेंट पे ले सकते हो, किसी से बोरो कर सकते हो। तो इट्स लाइक कि जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं आप उसको रीयूज करके बना सकते हो। एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सटेंसिव फास्ट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। इट स्पीड्स अप, कैसे स्पीड अप? देखो, द सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी इज एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन इफ द रिक्वायर्ड यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर कोड, और अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर का पार्ट्स चाहिए, आप पहले चेक करते हो अपनी रिपोजिटरी में कि क्या ऑलरेडी कुछ बना हुआ है आपके पास। अगर बना हुआ है तो उसे फटाफट से उसी को रीयूज कर लेते हो नए सिस्टम में। ठीक है, जो बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं मिल रहा वो आप स्क्रैच से बनाओगे, अदरवाइज आप इसमें रीयूजेबिलिटी पे फोकस करते हो। जो जो चीज़ें मिल रही हैं आप उसको सीधा, क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई हैं, टेस्ट हुई हुई हैं, आप उसको सीधा इंटीग्रेट कर दोगे अपने सॉफ्टवेयर में। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने यूजर से रिक्वायरमेंट्स ली, यहाँ पे आपने उसको मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया। टीम 1 को मॉड्यूल 1 दे दिया, टीम 2 को मॉड्यूल 2 दे दिया, टीम 3 को मॉड्यूल 3 दे दिया, ऐसे ऐसे करके। ये क्या करेंगे, सब हर मॉड्यूल अपने अपनी मॉड्यूल का एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर आप बाद में सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दोगे और फाइनल प्रोडक्ट दे दोगे। जो मॉड्यूल बना हुआ है आप उसको एज इट इज उसको बनाने के बजाय एज इट इज उसको इंटीग्रेट कर लोगे इसमें। ठीक है, ये आपका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जब आपको रैपिडली कोई चीज चाहिए तो एक बार बस ये पढ़ लेना, ये जरूरी नहीं है, मतलब फिर भी पढ़ लेना। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होती है? इट ब्रेक्स अ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल फेसेस एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द डेवलपर्स टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट फेज अंटिल द करंट फेज इज कंप्लीटली डन। तो आप वाटरफॉल मॉडल की तरह एक फेज को पहले पूरा कंप्लीट करोगे, फिर दूसरे फेज में जाओगे। एक्सपी यानी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज सिमिलर टू जिक्सॉ पजल, लाइक देयर आर मेनी स्मॉल इंटरलीविंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट नीड टू बी फिक्स्ड टुगेदर। स्टैंड अलोन पीसेज आर नॉट मीनिंगफुल व्हेन कंबाइंड इट गिव्स अ कंप्लीट। तो आप डिफरेंट डिफरेंट पीसेस को सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज में पढ़े हैं, आप सारे पीसेस को बस जोड़ रहे हो। पहले वाले में आप थोड़े बहुत पीसेस डेवलप कर रहे थे, थोड़े बहुत जोड़ रहे थे। इसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में आप सारे ही जोड़ रहे हो। ठीक है, चलो ये आपका 7 चैप्टर ओवर है। 8 चैप्टर 8 चैप्टर में ये आपका ये इंपॉर्टेंट है। ईआरपी सिस्टम क्या होता है, एससीएम क्या होता है और सीआरएम क्या होता है। अरे कहाँ गया? देखो, ईआरपी होता है आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आपके देखो पहले क्या होता था कि जैसे ये आपका, अब ये इस डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। पहले आपका फाइनेंस के लिए अलग कंप्यूटर था, अलग आपका डेटा स्टोर था। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अलग कंप्यूटर पे डेटा स्टोर था। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए अलग कंप्यूटर पे डेटा स्टोर था। मेंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए अलग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अलग डेटा स्टोर था। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनिट्स थे सबके अलग अलग डेटाबेसेस थे, अलग अलग कंप्यूटर्स पे स्टोर थे। जब ईआरपी आया तो आपने क्या किया, हम अलग अलग जगहों पे डेटा को नहीं स्टोर करेंगे, हम सारा का सारा डेटा ये ईआरपी सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे। सारी की सारी एप्लीकेशन जो है, फाइनेंस, एचआर, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशन, ये सारे के सारे इसी सेंट्रल डेटा से डेटा यूज कर रहे हैं। यू हैव ओनली वन डेटाबेस जिसमें सारी डेटा स्टोर्ड है। सो दिस इज योर ईआरपी सॉफ्टवेयर। So benefit ERP is a very powerful and flexible, easily accessible software. It improves resource allocation for आप मतलब अब आप हम सबको पता है कि क्या डेटा पड़ा है. Everybody can see this data. Everybody can access it. ठीक है? So it works on client server architecture. It removes unnecessary non-value added operations. It serves as an engine of business concept. यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके सारे मॉड्यूल्स आते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग, परचेजिंग मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल, सेल्स मॉड्यूल, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग,
जैसे मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल के पास क्या क्या होगा, बिल्स ऑफ मटेरियल, कॉस्ट मैनेजमेंट, वर्क फ्लोज, अकाउंटिंग के पास पेरोल वगैरह होगा, सारे लेजर्स होंगे। सेल्स एंड मॉड्यूल्स में कौन कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट से जो भी डेटा आ रहा है, बिल, कस्टमर ऑर्डर आ रहे हैं, सेल्स के बारे में, बिलिंग के बारे में, सेल्स मॉड्यूल में होगा। इन्वेंट्री में स्टॉक का सारा होगा कि कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना खत्म हो रहा है कौन से प्रोडक्ट का, वेयर हाउस में क्या पड़ा है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स वगैरह। परचेजिंग मॉड्यूल में आपके सारे परचेज रिलेटेड जैसे मॉड्यूल्स होंगे, डेटा होगा। मटेरियल मैनेजमेंट में आपका प्रोडक्शन डेटा होगा, ठीक है। मटेरियल रिसोर्सेज, उनके सप्लायर्स के बारे में, जैसे यहाँ पे ये टेबल में शॉर्ट में दिया हुआ है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज में सारा ह्यूमन पेरोल, ट्रेनिंग, टाइम, अटेंडेंस, बेनिफिट स्टोर होगा। सीआरएम में सेल्स, मार्केटिंग, कमीशन, सर्विस, कस्टमर के रिलेटेड सारा डेटा है, ठीक है। तो मतलब SCM सप्लाई चेन में आपका इन्वेंट्री, ऑर्डर एंट्री, परचेजिंग, प्रोडक्ट, सप्लाई चेन, सप्लायर शेड्यूलिंग, फाइनेंस में जनरल लेजर, कैश मैनेजमेंट, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, फिक्स असेट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप एक एक दो दो एग्जाम्पल भी दे दोगे तो बहुत है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस कर लेना एक बारी, और फैक्टर्स अफेक्ट, इसमें आप ये कर लेना जैसे कि मतलब ERP पे अगर आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ERP, SCM और CRM, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या है, क्योंकि इतना सारा डेटा स्टोर करना है तो आपके पास स्टोरेज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए। इट इज़ एन बिग एंड एक्सपेंसिव चैलेंजिंग, क्योंकि काफ़ी महंगा बनता है ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा को आपको एक जगह क्लब करना है। हाई कॉस्ट की वजह से स्मॉल एंटरप्राइजेस इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। द इफेक्टिवनेस ऑफ ERP सिस्टम में बी हैम्पर्ड बाय प्रिवेसी कंसर्न्स। अब कोई बोले कि हमारा डेटा दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं दिखना चाहिए, या लिमिटेड डेटा ही दिखना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, तो वो चीज़ों को प्रोग्राम करने के लिए यू नीड एडिशनल कॉस्ट। Then ERP projects implementation is tough, customization is expensive, ठीक है। कस्टमाइजेशन मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के आप बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीदते हो ना, तो इट इज़ फार चीपर दैन गेटिंग इट मेड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टू फंक्शन प्रॉपरली मेनी इंटीग्रेटेड लिंकेजेस रिक्वायर ग्रेट एक्यूरेसी चाहिए इसमें। स्विचिंग कॉस्ट, अब आपको एक ERP सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आ रहा, दूसरी कंपनी का ERP सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, तो स्विचिंग कॉस्ट काफ़ी हाई है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होते हैं। द सॉफ्टवेयर यूजफुलनेस may be hampered by departments unwillingness to provide sensitive internal data। फायदा ही क्या है अगर डिपार्टमेंट्स अलाउ ही ना करें एक्सेस दूसरे डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो द सिस्टम माइट बी ओवर इंजीनियर्ड इन कंपैरिजन टू कस्टमर्स एक्चुअल डिमांड्स। फिर आप ऐसा सॉफ्टवेयर ला रहे हो तो ट्रेन करो पीपल को कैसे यूज करना है। इम्प्रूव द सिस्टम टू एनहांस सिस्टम्स फंक्शनैलिटी। एनालाइज करो मेट्रिक्स की आप कि, और आप देखते भी कोई सॉफ्टवेयर कोई भी लाते हो हमेशा एनालाइज करो कि क्या लोग उसे यूज कर भी रहे हैं, उसका बेनिफिट उठा भी रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज का यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है, उनको बेनिफिट हुआ है ERP सॉफ्टवेयर लाने के लिए। इंक्रीज हो गई सेल्स बाय 50%, एक्यूरेट इन्वेंट्रीज हो रही है आपके पास, ठीक है। देन यू हैव एक्सटर्नल, मतलब सारे आपके अकाउंट्स क्लियर हो जाते हैं इस तरीके से। देन यू टॉक अबाउट CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है कि मतलब कि कस्टमर कौन होता है, जो आप, अगर आपका शोरूम है, आपके शोरूम के अंदर एक बार जो आ भी गया, सो दैट बिकम्स योर पोटेंशियल कस्टमर। कस्टमर वो होता है जो आपसे कुछ गुड या सर्विसेज परचेज करे। इवन अगर आपकी कोई शोरूम में आ भी जाता है प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, सो दैट बिकम्स योर पोटेंशियल कस्टमर, क्योंकि अगर उसको आपके प्रोडक्ट्स ऑफरिंग्स अच्छी लगी तो मे इफ नॉट टुडे मे बी इन द फ्यूचर ही और शी विल कम एंड बाय। तो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। CRM प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफाई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स एंड इवेल्युएट एक्विजिशन। आपको क्या करना है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को समझना है, आपको नए नए कस्टमर्स को एक्वायर करना है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर ऑब्जेक्टिव थ्रू स्ट्रैटेजीज, उनके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाओ। जैसे कि आपने देखा है हर कंपनी डिस्काउंट्स ऑफर करती है, अगर आप उसके लॉयल कस्टमर्स हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स ऑफर करती है, ठीक है। तो इस तरीके के कस्टमर को सेटिस्फाई रखने के लिए, उनको पुराने कस्टमर्स को और अच्छी सर्विस और नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए आपको नई नई स्ट्रैटेजीज लेकर आनी पड़ती है। एंड दिस CRM इज टॉक्स अबाउट दैट।
एग्जीक्यूट सीआरएम प्रोग्राम्स टू बिल्ड कस्टमर डेटा कैपेबिलिटी, उनके डेटा को सेव कर रहे हो। देखो तभी आप किसी भी आज वेबसाइट पे भी जाते हो, पहले आपको बोलता है अपना फोन नंबर, अपना नाम, पता लिख दो, ठीक है, ताकि वो आपको मैसेजेस भेज पाए, आपसे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। तो बिजनेसेस आजकल यही कर रहे हैं, उनकी एक टीम होती है स्पेशली जो आपके ऑन डेटा एनालिटिक्स टीम होती है, जो आपके कस्टमर्स के सेंटिमेंट एनालिसिस करती है कि कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट्स को अच्छा बोलते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स को बुरा बोलते हैं, उनको क्या चाहिए, कैसे रिव्यूज छोड़ रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर के रिव्यूज पढ़ते हैं, अपने रिव्यूज पढ़ते हैं, तो सो दैट दे कैन ऑफर अ प्रोडक्ट विच मीट्स देयर रिक्वायरमेंट्स। सो बेसिक स्टेप्स ये कस्टमर प्रोसेस को जो अभी हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि मिनिमाइज कस्टमर चर्न, मतलब अपने कस्टमर्स को दूसरे राइवल के पास नहीं जाने देना है उसको। जैसे अगर आप देखो कि हमने एयरटेल से ना जियो में आए, तो एयरटेल वालों ने दुखी कर दिया, आप क्यों जा रहे हो, आप जियो में क्यों जा रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपको बताते हैं। मतलब दे ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट टू कीप द कस्टमर इन देयर बिजनेस विद देम। हमें इसके क्या करना है, improves lines of communication, collect essential data, create extensive customer profiles, provide immediate enterprise wide client histories, एनालाइज करते हैं, recognize new sales opportunities, उनको और कैसे बेच सकते हैं, उनकी preferences को देखते हैं, फिर कस्टमर प्रोडक्ट को पिच करते हैं। एक बार ये देखना है तो देख लो ऊपर से, कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना। देखो आजकल कंपनीज क्या करती हैं, टारगेट मार्केटिंग। जैसे उनको पता है कि आप इस तरीके की सपोज ड्रेसेस लेने में पसंद हो, तो आपको वही पिच करते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं टारगेटेड मार्केटिंग। दे एवरी वेबसाइट स्टोर्स कुकीज अबाउट यू, सो दे नो देयर योर प्रेफरेंसेस, दे नो यू, दे अंडरस्टैंड देयर कस्टमर। मोर इफेक्टिव कस्टमर केयर देना, ठीक है, हैविंग ऑटोमेटेड सीआरएस सिस्टम सेव टाइम, चैटबॉट्स वगैरह लाते हैं ताकि कस्टमर्स का टाइम बच जाए कॉलिंग करने के लिए, ठीक है, उनको उनका आंसर इंस्टेंटली मिल जाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सीआरएम कैन हेल्प इन लीड जनरेशन। हम उस कंपनी पे से बिजनेस करना प्रेफर करते हैं जो कस्टमर्स को गॉड्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगेन किसी भी कॉम सॉफ्टवेयर के लिए टेक्नोलॉजी और पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड पीपल। जैसे कि हमने अभी पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा टेक्नोलॉजी। अब हम आज के डेट में बात करें तो सबसे सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी चल रही है वो है चैटबॉट्स की, ह्यूमनॉइड्स की, कि ह्यूमन वो रोबोट्स जो ह्यूमन की तरह बात करते हैं। आजकल इमोशन वाले रोबोट्स भी आ चुके हैं विच कैन अंडरस्टैंड, और उस हिसाब से वो आपसे बात करते हैं, आपको पिच करते हैं, कन्विंस करते हैं। कस्टमर्स, पीपल हो गए कस्टमर्स जो हमारे हैं, उनका फीडबैक लेना, बिजनेस प्रोसेसेस सारा सीआरएम के बेस बनाना। जैसे कि आपने देखा होगा अगर आपने किसी आज कॉल सेंटर पे कॉल किया तो वो पूरा आपकी डिटेल्स लिखते रहते हैं कि आज उन्होंने किस पॉइंट पे आपकी कॉल को बंद किया है, ताकि आपसे नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करो तो वहीं से स्टार्ट कर सकें। आपकी पूरी हिस्ट्रीज मेंटेन होती है, आपने कब कब उनको कॉल किया या कब कब कनेक्ट किया है, किस पर्पस के लिए किया है, वो पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ, ठीक है। तो आपको सीआरएम पे भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है, ईआरपी पे भी आ सकता है। So business is all about money and money is all comes all from customers. SCM हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे कंपनी जहाँ से मैन्युफैक्चर कर रही है फ्रॉम स्क्रैच टू द कस्टमर, जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं सबका टेक केयर करता है, ठीक है। जैसे कि कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, किस किस डीलर से सामान लेना है, किस किस सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, फिर आगे कैसे प्रोसेस करके आपने फिनिश गुड बनाना है, फिनिश गुड को आपने किस किस डीलर को पास ऑन करना है, ठीक है, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगा, तो ये सब सप्लाई चेन होती है। तो अब आपने एससीएम सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हैं, टू बूस्ट एफिशिएंसी, ठीक है, रिड्यूस स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हेल्प इन डिलीवरिंग द राइट स्टफ ऑन शेड्यूल,
इन्वेंट्री कंट्रोल करना, जस्ट इन टाइम स्टॉक मॉडल्स, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक चेंज, एक्सपैंडिंग कस्टमर डिमांड्स के एडमिस्ट आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। रिड्यूस वेस्ट, कट कॉस्ट, बूस्ट सप्लाई चेन। अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत है लेकिन डिमांड नहीं है, तब भी आपको बिजनेस सफ़र करेगा। किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड नहीं है, तब भी आपका बिजनेस सफ़र करेगा। तो ये सब चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर सप्लाई चेन प्रॉपरली, ठीक है, एफिशिएंटली, ताकि वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है, इन्वेंट्री लेवल्स आपके ऑप्टिमम हो। इसलिए आजकल ऑटोमेट हो रहा है ये सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो एससीएम के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कट कॉस्ट, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, रेज प्रॉफिट, इम्प्रूव कस्टमर एंड इम्प्रूव कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशनशिप्स, ऑफरिंग राइट प्रोडक्ट एट द बेस्ट प्राइसिंग। पूरे कॉम्पिटिटर्स के मार्केट के प्राइस देखने के बाद आप अपना प्राइस ऑफर करोगे। मिनिमाइज इन्वेंट्री ज़्यादा, क्योंकि आप गोडाउन में सामान भर लोगे तो गोडाउन का भी किराया देना पड़ता है, उसके लिए लोग भी रखने पड़ते हैं मैनेज करने के लिए, तो वो चीज़ अल्टीमेटली काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। सो इन्वेंट्री लेवल को मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क होता है। सिंक्रोनाइजिंग एंड स्पीडिंग अप प्रोसेसेस रिलेटेड टू सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लाइंट ऑर्डर्स को फुलफिल करना टाइम से, शेड्यूल बनाना, ब्रिंगिंग क्लाइंट्स टुगेदर टू मीट देयर वांट्स एंड एक्वायर लॉयल्टी, मैनेजमेंट ऑफ फ्लोज बिटवीन। आपको लग रहा होगा कि ये सारा सीआरएम भी डाल रहे हैं हम, ठीक है, तो फ़र्क क्या है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आप एससीएम में क्या क्या कर रहे हो? सप्लायर्स को ही मैनेज कर रहे हो, इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो, ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज कर रहे हो, सारे चैनल्स को, पेमेंट मैनेज कर रहे हो, फाइनेंस मैनेज कर रहे हो, सेल्स फोर्स मैनेज कर रहे हो। मतलब आप सारा काम इसमें वही कर रहे हो जो आप ईआरपी में भी कर रहे हो। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे बनता है। तो आप ये टेबल देखना, इसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आप एससीएम को कैसे मेजर कर सकते हैं? परफॉर्मेंस, रिसोर्स मैनेजमेंट आपका अच्छा हो रहा है, इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ तो नहीं रही, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से आप देख सकते हो कि बढ़ तो नहीं रही, जस्ट इन टाइम डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही, कस्टमर सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, आपका बिजनेस अडेप्टेबल है चेंजेस को कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस देना है, आइडेंटिफाई ऑल द इश्यूज विच कैन इंटरप्ट द सप्लाई चेन, नेगोशिएट करना सीखना है, ट्रेनिंग देनी है लोगों को कैसे यूज़ करना है सॉफ्टवेयर, तो ताकि आप ट्रस्ट को बिल्ड कर पाओ, ठीक है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस। देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीएम का स्कोप क्या होता है? उसका स्कोप एससीएम का बहुत नैरो होता है। हम वन बिजनेस प्रोसेस को के टर्म से बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ईआरपी का जो स्कोप है वो ब्रॉड है, चाहे इसमें भी हम वो सारी बात कर भी रहे हैं सारे बिजनेस प्रोसेस की, बट हम बहुत नैरोली करते हैं, बहुत शॉर्ट में करते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में करते हैं। और सीआरएम तो है ही कस्टमर और क्लाइंट्स के लिए, वो बिजनेस प्रोसेस बाकी प्रोसेसेस की बात ही नहीं करता। कॉम्प्लेक्सिटी एससीएम की कंपैरेटिवली लो है, ईआरपी की काफ़ी हाई है और सीआरएम की भी हाई रहती है। क्योंकि हम यहाँ पे लोअर क्यों है? क्योंकि सब कुछ नैरो, बहुत समराइज वे में बात कर रहे हैं एससीएम में। एससीएम का फोकस होता है एक्सटर्नल रिलेशन, सीआरएम का फोकस होता है कस्टमर रिलेशनशिप में, और ईआरपी का होता है इंटरनल प्रोसेस एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। एससीएम इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट शिपमेंट, कि प्रोडक्ट स्क्रैच से लेके अपने कस्टमर तक शिप हो जाए, लेकिन ईआरपी पूरा एंटरप्राइज संभाल रही है और सीआरएम जो सच कस्टमर को संभाल रही है। यहाँ पे एम्फोसिस एससीएम में क्या है? ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट शिपमेंट, तो सारा शिपमेंट पे ही फोकस है। यहाँ पे पूरा एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस सिस्टम को बढ़ाना है। यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस की इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे ऑपरेशनल अकाउंटिंग सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इसका काम है एग्जीक्यूट सेल्स, और यहाँ पे रिड्यूस कॉस्ट, सब कुछ ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर। एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। आपके पास शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं इन तीनों पे, हर बार आते हैं, तो कोई डाउट्स है तो पूछ लो। मैं मीटिंग ऑन कर रही हूँ। डाउट नहीं है? तो लेट्स कम टू चैप्टर 9, जहाँ पर आपको बात करनी है आपके मैलवेयर्स और फ्रॉड्स के बारे में। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक चैप्टर 9 का नाम बता देती हूँ पहले।
इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, तो इसमें ये सारा एक्चुअली रेपिटेशन नहीं है। देखो हम किसी भी बिजनेस में हम जैसे कि सीईओ को एम्प्लॉय करते हैं, उसी तरह हम सीटीओ सीआईओ को भी एम्प्लॉय करते हैं। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे हम करते हैं, तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करता है। हम चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी करते हैं। इन सब का काम क्या होता है बेसिकली, तो सारे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उनका डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, आईटी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि कोई आज की डेट में बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको आईटी की नीड पड़ती है। तो कैसे ग्रो करना है ये सब इनका काम होता है, क्योंकि और सीईओ मे नॉट बी अ कंप्यूटर आईटी प्रोफेशनल, बट सीआईओ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, they may be the same person but they have good understanding of knowledge, IT की knowledge as well as business knowledge। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, रिसोर्सेज एडमिनिस्टर करने के लिए, ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, किसको क्या मिलना चाहिए विद द हेल्प ऑफ आईटी। जैसे कि अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही कर रहे हो, आपने किस एम्प्लॉय को क्या देना है, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू, ये सब मतलब जिन लोगों ने नहीं करा हुआ था पहले, ठीक है। आर्किटेक्चर बनाना आईटी सिस्टम्स का, कौन सा डेटा कहाँ पे रहेगा, कौन उसको एक्सेस करेगा, किसको कितना एक्सेस देना है, ये सब चीज़ें आपका सीआईओ एंड सीटीओ मिलके डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्या क्या प्लेटफॉर्म आपको चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को अवेलेबल कराना आप लोगों के लिए, ये सब काम सीआईओ एंड सीटीओ देखेंगे। ये सारे आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, आज की डेट में कहाँ है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। लीगल इश्यूज, इसमें आप ये देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी आप कंप्यूटराइज करते हो, तो सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, आप इसमें क्या होता है, आपकी इन्फेक्शन टेक्निक्स और मैलवेयर। देखो आपको पता है हार्डवेयर क्या होता है, सारी आपकी डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर आपको पता है क्या होता है। सॉफ्टवेयर में भी अब हमारे पास जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं बेसिकली वो किस लिए बनाते हैं, ताकि यूज़र की हेल्प कर सकें अपना काम करने के लिए। एक टर्म होती है मैलवेयर। मैलवेयर मीन्स अ सॉफ्टवेयर दैट इज क्रिएटेड विद मैलिशियस, यानी बुरी इंटेंशन से जो सॉफ्टवेयर बनाया यूजर्स को परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ मैलवेयर। तो अब ये डिफरेंट तरीके के मैलवेयर्स होते हैं, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, बॉट्स। ठीक है, एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, स्केयरवेयर, रूट किट्स, ज़ॉम्बीज। तो इसमें से आप 3-4 कोई भी कर लो। ठीक है, जैसे सपोज वायरस हो गया, वायरस क्या करता है, फटाफट फटाफट आपको ह्यूमन वायरस भी पता है, फटाफट एक से दूसरे में स्प्रेड होता है, रेप्लिकेट करता है। उसी तरह कंप्यूटर वायरस, अगर एक फाइल में वायरस आ गया तो वो दूसरी फाइल्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, क्यों करता है, अब देखो सारे फाइल्स में वायरस होगा तो क्या होगा, सिस्टम में वायरस है, आप फिर सिस्टम चला नहीं पाओगे, उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको पहले वायरस को रिमूव करना पड़ेगा, आपका सिस्टम बहुत स्लो डाउन कर देगा, फाइल्स डिलीट करता जाएगा आपके सिस्टम में से, मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं वायरस। इसलिए हम कहते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर होना चाहिए आपके सिस्टम में। विंडोज़ 10 में तो आपके विंडोज़ डिफेंडर होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आपके सिस्टम वो आइडेंटिफाई कर लेता है वायरस को और उसको हटा देता है सिस्टम में से। फिर वर्म्स भी वायरस की तरह होते हैं, बट वर्म्स क्या फ़र्क क्या होता है, वर्म्स भी वायरस की तरह रेप्लिकेट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, बट वर्म्स में क्या, वायरस कैन नेवर बी अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम। वायरस हमेशा किसी फाइल के अंदर ही स्प्रेड होता है, मतलब इट नीड्स अ होस्ट बॉडी। ठीक है, मतलब अगर इवन बायोलॉजिकल वायरस खुद एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी होस्ट बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक बंदे से दूसरे को फैलता है। तो उसी तरह कंप्यूटर वायरस कैन नेवर बी अ स्टैंडर्ड, खुद से वो कुछ नहीं, किसी फाइल के अंदर आता है वायरस और वो फाइल दूसरे को इन्फेक्ट करती है। लेकिन वर्म जो होता है वो स्टैंड अलोन भी हो सकता है और किसी फाइल के अंदर एम्बेड भी हो सकता है। So worms are also self-replicating, but they do not attach themselves to the host computer software. वो किसी को अपने आप को किसी के साथ अटैच करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर ईमेल के थ्रू अगर हम हर एक के कंप्यूटर से, आजकल तो नेटवर्क है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भी फैल जाती है। ठीक है, फिर होता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है, आपके
देखो मैं आपको यहाँ जहाँ से काम कर बताती हूँ। Their aim is to conceal themselves inside software that aims to be trustworthy. आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर आपको वो ना अपने आप को छुपा कर आते हैं, वो कभी आपको पता नहीं लगने देते कि दे आर अवेलेबल इन द सिस्टम, और वो क्या करते हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं हैकर को। Their aim is to conceal themselves inside software that seems to be trustworthy. तभी कहते हैं इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत किया करो, करते हो तो ट्रस्टेड कंपनीज के सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड किया करो, उन्हीं की वेबसाइट से, इधर उधर से मत किया करो, बिकॉज दे मे हैव ट्रोजन हॉर्सेस। दे प्रोवाइड बैकडोर एंट्री पॉइंट्स वाया रिस्की सॉफ्टवेयर। तो एक बार आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, और वो क्या करते हैं बैकडोर खोल देते हैं। बैकडोर मतलब चोर दरवाजा खोल देते हैं। तो आप उस चोर दरवाजा से जो हैकर होता है वो आपके सिस्टम की सारी फाइल्स को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, सारा डेटा को एक्सेस कर सकता है। बॉट्स क्या होते हैं? दे रन ऑटोमेटिकली टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन पार्टिसिपेशन। जैसे कि आपने देखा होगा ना, वो आपसे पूछते हैं आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज ह्यूमन, यू आर नॉट अ बॉट। किस लिए? क्योंकि ताकि फर्क पता चल पाए कि वो आप कंप्यूटराइज प्रोग्राम हो या फिर ह्यूमन हो। A malicious bot infiltrates a single host to establish communication with bot's central। अब इसका आपको मतलब समझ नहीं आएगा। DDoS है आपके पास? नहीं तो फिर मैं नहीं समझाऊंगी। देखो बॉट्स में क्या होता है कि मैंने सपोज आपके सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर भेज दिया, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है आपके सिस्टम को अटैक करा, मैंने आपके सिस्टम को अटैक किया। अब वो बॉट क्या करेगा आपके सिस्टम से और 4 कंप्यूटर्स को अटैक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉट्स होते हैं। मैंने आपके सिस्टम पे बॉट भेजा, आपने आगे दूसरे सिस्टम्स को बॉट पे बॉट भेजा, होता है। ठीक है, और फिर क्या किया, अब मैंने आपके सिस्टम पे भेजा, आपका सिस्टम मेरे कंट्रोल के अंदर आ गया। अब आपका सिस्टम वही करेगा जो मैं उससे करवाऊंगी। ताकि इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं आपके सिस्टम से कोई गलत काम करती हूँ तो पकड़े आप जाओगे, ना कि मैं। ठीक है, उसी तरह आपका सिस्टम आगे 4 सिस्टम्स को मैं आपके सिस्टम से बाकी 4 सिस्टम्स को अटैक करवा सकती हूँ। तो इस तरीके से कैसे कहते हैं कि इसे मतलब बॉट अटैक। ठीक है, फिर एडवेयर, नाम से पता चल रहा है एडवेयर क्या होता है, बहुत सारी एड्स दिखाएगा स्क्रीन पे ताकि आप अपना काम ना कर पाओ। सो दैट इज एडवेयर। स्पाईवेयर होता है जासूसी, कि आपके सिस्टम में अगर कोई स्पाईवेयर आ गया तो वो कुछ नहीं करेगा, आपके सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस आपका सारा सामान उठा के आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैकर को भेजता रहेगा। रैंसमवेयर आपके सिस्टम में अगर आ गया तो आपकी सारी फाइल्स को लॉक कर सकता है और आपको बोलेगा रैंसम मतलब फिरौती, पैसा दो तभी मैं आपका रैंसम आपके सिस्टम में से हटूंगा, वरना नहीं हटूंगा। सपोज मैं बोलूँ रैंसमवेयर आ गया कि मुझे 500 रुपये अभी और इसी वक्त इस पे ट्रांसफ़र करो, तो अभी मैं आपको सिस्टम को अनलॉक करूंगा, अदरवाइज ये सिस्टम हमेशा के लिए लॉक रह जाएगा, आप अपने सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर होता है, देखो आपने बहुत सारी मतलब देखा है कि न्यूज़ आते रहते कि भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में हज़ारों लोग से ज़्यादा जख्मी हो गए, कितने लोग मर गए। तो क्या होता है, एक अफवाह रूमर फैलाया जाता है, लोग उस रूमर से डर के भागते हैं, भगदड़ मचती है और लोग खुद ही मर जाते हैं। कोई टेररिस्ट की ज़रूरत नहीं, टेररिस्ट को भेजोगे तो लोग कम मरेंगे, आपस में ऐसी भगदड़ में लोग ज़्यादा मर जाते हैं। तो स्केयरवेयर में क्या होता है, एक रूमर फैला दिया जाता है, जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई के टाइम पे भी हुआ कि आपके सिस्टम में एक ना बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइल होती है विंडोज रजिस्ट्री में, अगर वो फाइल नहीं होगी तो आपका सिस्टम चलेगा नहीं। तो ये रूमर फैला दिया गया था कि आप अपने सिस्टम को चेक करो, अगर आपके सिस्टम में ये फाइल प्रेजेंट ऐसी ड्राइव में, इसका मतलब आपके सिस्टम में बहुत बड़ा वायरस है, इसलिए अपने सिस्टम को बचाने के लिए तुरंत ये इस फाइल को डिलीट कर दो। तो मतलब आपने खुद ही अपने सिस्टम में से वो इतनी इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट कर दी। सो दैट इज कॉल्ड स्केयरवेयर, कि डर 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 फैला के आपसे गलत काम करवा लिया, आपको ही नुकसान पहुंचवा दिया। ठीक है, देन रूट किट्स होते हैं, दीज प्रोग्राम्स आर मेड टू टेक ओवर द यूजर सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटर रूट की, जो रूट एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स देके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं ये। ज़ॉम्बीज क्या होते हैं, ज़ॉम्बीज मतलब कि स्पाईवेयर के काम, ये कुछ आपके सिस्टम में अगर आ गए तो कुछ नहीं करेंगे, ये वेट करेंगे जब हैकर बोलेगा तभी अपना ये
बॉम्ब ब्लास्ट करें यहाँ पर, तभी आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे, अदरवाइज आपके सिस्टम में बैठ के सोते रहेंगे चुपचाप। जैसे कि एग्जांपल हो गया टाइम बॉम्ब, कि सपोज आपके सिस्टम में आके सो रहा है, हैकर ने बोला कि 1 जनवरी 2026 को आपकी सारी फाइल्स डिलीट कर दे, तो ये जैसे सो जाएगा, सिर्फ 1 जनवरी 2026 को उठेगा और आपकी सारी फाइल्स डिलीट कर देगा। ठीक है। देन वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, इसका मतलब आपको अच्छे से पता है, प्लैगियरिज्म, कि आप दूसरे का कंटेंट को खुद अपने कंटेंट के नाम से पब्लिश करते हो। आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब कि आप दूसरा बंदा बन के बात करो। ये आजकल जैसे जीवन साथी बड़े हो रहे हैं कि आप होते कुछ हो, लड़के और लड़कियां बन के बात कर रहे हैं, लड़कियां लड़के बन के बात कर रहे हैं। सो आइडेंटिटी थेफ्ट, आपको आप हो कुछ और कुछ और बन के बात कर रहे हो। जैसे कई बार आपको बैंक कॉल्स आती हैं, कोई कॉल्स आती हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप अभी के अभी ट्रांसफर करो 1000 रुपये, नहीं तो आपका लॉकर बंद कर दिया जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट, कि दे आर समवन एल्स बट दे ट्राई टू बी समवन एल्स, राइट। देन उसके बाद सैबोटेज, मतलब कंप्यूटर्स को यूज करना दूसरे की को बदनाम करने के लिए। ठीक है, बस 9 चैप्टर में यही है। ये 9 चैप्टर में अब आपको क्या करना है, मैलवेयर थ्रेट्स एंड ये फ्रॉड्स, ये थेफ्ट्स वगैरह, ये वाला सेक्शन अच्छी तरह से देख लेना जो मैंने लास्ट में बताया, पढ़ लेना अच्छे से। कोई डाउट हो तो कभी भी पूछ लेना। ये लास्ट चैप्टर है आपका 10 चैप्टर, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। देखो इसमें क्या है कि हम आईटी को यूज करके बिजनेस प्रोसेस को पूरा री इंजीनियर कर सकते हैं। तो जो आपका आईटी रोल ऑफ आईटी लीडरशिप क्या है, कंसाइलेटर, नेगोशिएटर, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकर, पावरफुल लीडर, जो भी होता है आईटी के थ्रू ही बन सकता है। इंफॉर्मेशन सीकर क्या, आप कॉन्स्टेंटली आईटी को यूज करके आप बिजनेस के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, फिर उसको यूज करके आप नेगोशिएट कर रहे हो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जैसे कि अगर हमें अमेजोन पे आज कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है तो हम एक जगह नहीं देखते, हम 10 प्रोडक्ट्स देखते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, फिर जाके हम नेगोशिएट करके फूड लेते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन मैनेजर, कि आप हर एक्सटर्नल इंटरनल इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से स्टोर करते हो, मैनेज करते हो, यूटिलाइज करते हो, और फिर आप एक बिजनेस लीडर की तरह डिसीजंस लेते हो, कंट्रोल, मैनेज, सुपरवाइज, प्लान करने के लिए। ये सब एक बार पढ़ लेना। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CIO CTOs देख ही लिया है। ये सारे कि आप रिमोट वर्क कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय कर रहे हो, डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो अपनी कंपनी में, रिमोट वर्क कर रहे हैं, तो आप अगर आप वर्क फ्रॉम होम दे रहे हो तो आप कैसे देख रहे हो कि एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर होते हैं देखने के लिए कि वो कितना देर उन्होंने एक्टिवली काम किया है। ठीक है। फिर आप बस एक बार ये पढ़ लेना, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारा हम मतलब बेसिकली इट इज अ समरी जो हमने पढ़ लिया है बाकी चैप्टर्स में। ये 5th चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था ये वाला। आप आईटी को कैसे यूज कर सकते हो, ये एक अगेन ये समरी है। आप ये वाली 10.5 वाली समरी अच्छे से पढ़ लेना। ये पूरा आपको मतलब पूरे इस कोर्स का जिक्स दे देगा। जैसे कि यूज ऑफ आईटी टू सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज बिजनेस, आप बिजनेस के एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो। टू लोअर कॉस्ट अफेक्टेड कस्टमर्स और सप्लायर्स, के लिए भी कॉस्ट कम कर सकते हो। जैसे उनका CRM दे रहे हो तो आप चैटबॉट्स के थ्रू दे रहे हो, जहाँ पे 10 लोग आपको चाहिए थी कस्टमर डीलिंग के लिए, अब आप सबको 2 लोग जरूरत है। ठीक है। आप यहाँ पे वर्चुअल कॉर्पोरेशंस बता सकते हो। ठीक है। आप नए मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हो, नई जगह से आप इंटरनेट यूज करके आप देख रहे हो कहाँ से आप रॉ मटेरियल एक्वायर कर सकते हो, कहाँ पे आप बेच सकते हो। फिर आप यूजिंग आईटी यू कैन क्रिएट डिस्टिंग्विश गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जैसे अमेजोन भी वही सामान बेच रहा है जो एक नॉर्मल किराना स्टोर बेच रहा है, बस टेक्नोलॉजी यूज करिए। बिग बास्केट, जेप्टो आपने 10 मिनट डिलीवरी कर रहा है, तो हमें और क्या चाहिए, डिस्काउंट्स भी दे रहा है हमें। ठीक है। तो आप ये सब एग्जांपल्स देके आप ये बता सकते हो, ये सब ओला, उबर, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, ये सब आईटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाए हैं। ठीक है। देन यू कैन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, न्यू मार्केट्स, नए प्रोडक्ट्स, कॉस्ट कटिंग वाले प्रोडक्ट्स। क्योंकि और देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी की वजह से। देखो अगर आपके पास बिजनेस में 100 कस्टमर है, आपके सब मान के चलो कि आपका एक बहुत बड़ा शोरूम है, आप एक टाइम पे एक शोरूम में 100 लोगों को इकट्ठे डील कर सकते हो। अब कल को आपका बिजनेस बढ़ रहा है,
अब आपको 100 में की जगह आपके पास 200 लोग आ रहे हैं, लेकिन आपके पास शोरूम का साइज तो वही है। तो क्या होगा, भगदड़ मचेगी अंदर, धक्का मुक्की होगी। तो आप क्या करोगे, आपको अपनी अपनी जगह बढ़ानी पड़ेगी, आपको एक और नया शोरूम बनाना पड़ेगा आसपास, है ना। लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, नया शोरूम बनाओगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग रखोगे, तो आपको इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर यही आप आईटी से करो, देखो आप अमेजोन पे अगर आपके पास 100 कस्टमर थे, अब 100 की जगह 1000 आ रहे हैं, तो आपको इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। सो इसीलिए हमेशा थिंक ऑफ इनोवेटिंग बाय थ्रू आईटी ओनली। मैनेज रीजनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ, आप ग्रोथ कर सकते हो इंटरनेशनली ऑल्सो, डाइवर्स एंड इनकॉर्पोरेट आईटी एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि आजकल आप टर्म देख रहे हो, बीपीओ, केपीओ एंड जीसीसी। जीसीसी में क्या हो रहा है, ये कंपनीज डायरेक्टली आपको आके रिक्रूट कर रही है, ठीक है। तो आपको इंडिया में रहकर, आपको इंडिया में ही, एंड दे आर टारगेटिंग नाउ टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, ताकि लोगों को रीलोकेट करना ना पड़े, मेट्रोपॉलिटन्स में ही जाना ना पड़े। पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में थी, लेकिन अब दे आर टारगेटिंग टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, बिकॉज द रियल टैलेंट एग्जिस्ट देयर, ठीक है। तो आप ये सब चीजें पॉइंट्स लिख सकते हो। अगेन दिस इज अ समरी, बट ये 10.5 वाला अच्छे से देख लेना, बिकॉज इट्स फिर आप एग्जाम्पल भी देख सकते। कॉस्ट लीडरशिप, डेल कंप्यूटर ने क्या किया, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बना। जैसे ईबे ने क्या किया, इंटरनेट ऑक्शंस करे, ठीक है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेटेड फ्रीटवेज ने क्या किया, आप यू कस्टमर्स को वो फैसिलिटी दी कि आप अपने ऑर्डर्स को ट्रैक भी कर सकते हो ऑनलाइन। ये सबसे पहले कंसोलिडेटेड फ्रीटवेज ने दिया था। देन amazon ने इनोवेशन कैसे लाया, मार्केट लीडरशिप के थ्रू। वॉलमार्ट ने क्या किया, ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स यूजिंग ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क, मार्केट लीडर बन गया इसकी वजह से। तो एक भी एग्जांपल दे दोगे तो चलेगा, ठीक है। नाउ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर सकते हो यूजिंग आईटी। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आप थोड़े बहुत बिजनेस चेंजेस करने हो तो हम इसे कहते हैं, तो आप बिजनेस इंप्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन अब आपको अपसाइड डाउन चेंजेस करने हैं, बहुत सारे चेंजेस करने हैं, तो देन यू कैन गो फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर। यहाँ पर आप इम्प्रूव न्यू वर्जन लाते हो, यहाँ पे आप ब्रांड न्यू प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करते हो, यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस पे काम करते हो, और यहाँ पे आप स्क्रैच से काम करते हो। इम्प्रूवमेंट में और री इंजीनियर में आप एक अपनी कार, अपने घर को सिर्फ पेंट करवा रहे हो, रेनोवेट करवा रहे हो, और आप पूरा का पूरा नया घर बनवा रहे हो, तो ये फर्क है, ठीक है। ये वन टाइम ही होता है, ये आप पीरियोडिकली, मतलब हर 30 साल, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है बेसिकली। ये पेंट तो आप हर 4-5 साल में कराते हो, लेकिन घर पूरा बनवा रहे हो कम से कम 30-40 साल में एक बार, ठीक है। यहाँ पे इसका स्कोप नैरो होता है, इसका स्कोप ब्रॉड होता है। यहाँ पर आप बिजनेस पास्ट एंड प्रेजेंट प्रोसेसेस को इंप्रूव करते हो, यहाँ पे आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलते हो। यहाँ बॉटम अप अप्रोच है, यहाँ टॉप डाउन। बॉटम अप मतलब यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज बोलते हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, पैसा भी ज्यादा लगेगा, इसलिए टॉप डाउन मैनेज, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भैया बिजनेस प्रोसेस पूरा स्क्रैच से रीडेवलप करो, हम बहुत पिछड़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ कल्चरल चेंजेस करते हैं, यहाँ पे कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल बोथ। यहाँ पे रिस्क मॉडरेट होता है, यहाँ पे हाई। यहाँ पे आप स्टैटिस्टिकल कंट्रोल होगा, यहाँ पे पूरा आप आईटी के थ्रू ही करते हो पूरा का पूरा चेंज, री इंजीनियर। तो एक बार ये देख लेना, एक बार ये टेबल और ये आईटी को यूज करके आप कैसे चेंजेस लाते हो। दैट्स इट, आपका ये चैप्टर भी ओवर है। दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल, जस्ट अ समरी। तो 10.5 वाला देखना कि आईटी को यूज करके आप कैसे बिजनेस को लीड कर सकते हो, एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीपीआई एंड बीपीआर, दोनों में क्या क्या फर्क है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, आई जस्ट लॉग इन, आप Q&A में लिख दो, आई आंसर। कोई क्वेश्चंस है? मैं एक मिनट मीटिंग भी ऑन कर लेती हूँ उधर फोन पे। हाँ जी, अब बताओ, कोई डाउट्स? मैम
हाँ जी। मैम मुझे हेबर्ट का पता करना था कि ये कैसे मतलब आप स्विच कर सकते हो जॉब पर्पस के लिए भी और अदर्स एक्टिविटीज के लिए। क्या चीज? हेबर्ट हाँ जी, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, ma'am. Q&A? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am, she is about asking about hybrid. हाँ, हाइब्रिड क्या बेसिकली? क्लाउड? I guess, ma'am. देखो हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। आप कुछ डेटा सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए रखोगे, बाकी सारा डेटा ओपन। जैसे एसवाईएल में भी देखो आपके पास सारे नोटिस हर कोई देख सकता है, चाहे वो एसवाईएल का स्टूडेंट है या नहीं है। वेबसाइट पे कुछ भी डल गया, एवरीबडी कैन सी। बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है, जैसे आपके कितने मार्क्स आए हैं, वो सिर्फ आपके लॉग इन करने से ही आपको ही दिखेंगे, बाकी किसी को नहीं दिखेंगे। राइट? तो इट इज लाइक अ हाइब्रिड, मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। Any other मीन्स doubt? मैम इसको जॉब पर्पस पे भी यूज कैसे कर सकते हैं, जॉब पर्पस रिगार्डिंग लाइक तो इंटरनेशनली और नेशनली। देखो सपोज, अच्छा जॉब पर्पस के लिए सपोज देखो, जैसे कि हाइब्रिड क्लाउड का देखो फायदा क्या होता है कि आप की कॉस्ट बच जाती है। जैसे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको सबको भी देनी है, तो आप अलग एक प्राइवेट क्लाउड अलग नहीं रखोगे और पब्लिक क्लाउड अलग नहीं रखोगे ना, तो आप सीधा हाइब्रिड क्लाउड पे चले जाओगे। क्योंकि बिजनेस 100 की में 100% इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप दूसरों के साथ भी तो शेयर करते हो। यस मैम। तो उस केस में वो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कौन सा वाला क्लाउड रखना है। मैम आवाज आ रही ओके है? मैम। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आप पिछली बार आया था, आ नहीं रही थी। हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन? मैंने हर चैप्टर के बाद में आपको बता भी देगी इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास भारती का नंबर है, रोलेक्स का नंबर है, ठीक है, आकाश का नंबर है, और संजीव का नंबर है। मैम सही नाम तो ले लो। हाँ जी, आप लोग ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। या भारती, आई इफ यू, आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है ना, तो यू कैन सेंड इट ऑन योर ग्रुप एंड देन दे कैन सेंड टू मी। मैम मेल बता दो, मैं वो स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी आपको इंटरनल। यस मैम, शेयर योर मेल। रीमा.थरेजा REEMA डॉट थरेजा THAREJA, मैं Q&A में भी लिख देती हूँ शायद, @sol.du.ac.in। मैम रिपीट करना। आपने क्या लिखा पहले आप वो बताओ, क्योंकि ताकि मैं आपको वहीं करेक्ट कर दूं। मैम रीमा.थरेजा के बाद @ SOL सोल dot du.ac.in। मैम इट्स एसी या एयू? हाँ जी, डीयू डॉट डॉट AC एसी डॉट। डॉट इन IN। ओके ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैडम
Thank you, ma'am. हेलो थैंक यू मैम, बाय मैम। अरे मेल क्या करना है वैसे? हाँ जी। नहीं, मैडम, मेल पे क्या एक भेजना जनरल है? क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। एक मैसेज आ रहा है एसओएल से कि फॉर्म फिलअप करना है एग्जामिनेशंस के लिए। हाँ जी, कल हाँ जी, 22 इज द लास्ट डेट। तो ये क्या हाँ सभी जी। के लिए है या? हाँ, ये सभी, सबको ही फिल करना है, डैशबोर्ड पे आया हुआ है। हाँ जी, वेबसाइट पे भी आया हुआ है, आप ये सबको फिल करना है। मैम बट एसओएल के ऑफिस जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर है उनको नहीं फिल करना। अब भाई 10 रुपए में कोई गरीब नहीं होगा, तो 10 रुपए भर अरे दो, यार क्यों 10 रुपए रिस्क की लेना? बात नहीं है। नहीं, इट्स नॉट क्वेश्चन नहीं ऑफ नहीं 10 रुपीज, नहीं नहीं, इफ इट उसको इज फिल करना मैंडेटरी है, फॉर उसके बाद everyone। फेयर फेयर क्वेश्चन है आएगी। भाई। मैं एक सेकेंड में आपको अभी बताती हूँ, पता करके उस साथ वाले रूम में से मैम ही। मैंने कॉल करके पूछा था एसओएल में, उन्होंने बोला था कि फिल करना है और उसके बाद फी रिसिप्ट आएगी। मैम एक बार आप पूछ के बता अच्छा, दो। 1 मिनट रुको फिर। मैम एक बात बताइए कि एमबीए के बच्चों को वो सबको ही फिल करना है या जिनकी बैग्स नहीं है उन्हीं को ही फिल करना है, वो जो फॉर्म कोई निकला हुआ होगा? मैम जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है सारे क्लियर है फर्स्ट सेमेस्टर्स पे, उनको भी करना है, उनकी ₹10 शो कर रही थी, और जिनकी ईआर ये एब्सेंट है उनकी अलग फीस पेमेंट शो हो रही है। सर एमबीए का कौन देख रहा है? सर मधुर। एमबीए का सब बच्चों को भरना है क्या? वो 10 रुपए वाला जो कोई फॉर्म है जो डैशबोर्ड पे आया है, या जिनकी बैग्स वगैरह कुछ आई है उन्हीं को ही भरना है? सबको भरना है। हाँ जी, सबको भरना है। ठीक है, क्वेरी यही सॉल्व। बात हमने पहले बताई थी। हाँ जी, थैंक ओके मैम, यू। ओके मैम, थैंक यू। भूमि 10 रुपए और भर देना। तुझे क्लास में भी चैन नहीं है, चुपचाप लीव नहीं कर सकता?
हेलो। मैम ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए, ग्रुप पे शेयर कर देना।